हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज की मॉक टेस्ट सीरीज में। तो आज का मॉक टेस्ट है वो 18 मॉक टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर रिवीजन की एक क्लास होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी के लिए, क्योंकि यहाँ से क्या है कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं 15 क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ही क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है, छोटी सी क्लास होती है 20-25 मिनट की। तो इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर कर लेना। क्लियर है? चलिए बात करें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यू डेटा संरचना किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो द क्यू डेटा स्ट्रक्चर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, तो वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है? तो वो द क्यू कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? फीफो पे, FIFO पे। तो जो FIFO है ये क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका ये क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। बात करें कि द क्यू जो होता है वो क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसको जरूर कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जो द क्यू होता है उसमें क्या होता है कि जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं उनको एक क्रम में रखा जाता है, यानी कि एक सीक्वेंस में रखा जाता है। इससे क्या होता है कि जो एलिमेंट को जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया क्या है? निर्धारित क्रम में होती है। एक क्लियर है ना? एक निर्धारित क्या है? क्रम में होती है, सीक्वेंस में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट सबसे पहले क्यू में एंटर करेगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, जो सबसे पहले एंटर करेगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो क्यू में नया एलिमेंट जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? एनक्यू कहा जाता है। ठीक है, नया एलिमेंट जोड़ने, न्यू एलिमेंट को जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनक्यू कहा जाता है। ठीक है, और जो ये नया एलिमेंट होता है, ठीक है, ये जो नया एलिमेंट होता है क्योंकि रेयर से जोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है? रेयर से ऐड किया जाता है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में फीफो से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो क्यू में एलिमेंट की निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डेक्यू कहा जाता है। ठीक है, निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डेक्यू। ठीक है, एनक्यू याद रखना, डेक्यू याद रखना। तो जो एलिमेंट होता है जनरली कहाँ से रिमूव होता है? वो फ्रंट से रिमूव होता है। कहाँ से? वो होता है फ्रंट से रिमूव होता है। और ऐड कहाँ से होता है? ऐड होता है रेयर से। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथन एक ऐसी भाषा है जिसमें वेरिएबल का डेटा टाइप रन टाइप पर निर्धारित होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, पाइथन इज ए लैंग्वेज इन विच अ वेरिएबल्स डेटा टाइप डिटरमाइंड अ रन टाइप, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डायनेमिकली टाइप्ड। ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स का डेटा टाइप पहले से ही मैन्युअल डिक्लेयर इसमें नहीं होता है। क्लियर है? पहले से ही इसमें क्या होता है? डिक्लेयर नहीं होता है। ये रन टाइम याद रखना। ठीक है, तो पाइथन में जब प्रोग्राम रन होता है, क्लियर है, पाइथन में जब प्रोग्राम रन होता है तो तब वेरिएबल्स के अंदर रखी वैल्यू के ही आधार पर उसका जो डेटा टाइप होता है वो निर्धारित किया जाता है। इसी को ही क्या कहा जाता है? रन टाइम टाइप डिटर्मिनेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, कि क्लास सी नेटवर्क का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ अ क्लास सी नेटवर्क?
अब क्लास सी नेटवर्क डिफॉल्ट यानी कि सबनेट मास्क, तो वो क्या होता है, ठीक है। तो बात करें कि ये पूछा गया है आपका IPv4 का है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये IPv4 का पूछा हुआ है। तो जो IPv4 में कितना होता है एड्रेसिंग, कितना होता है 32 बिट का होता है, ठीक है। जिसमें से आपके 24 जो होते हैं, ठीक है, वो पहले क्या कहलाते हैं सबनेट मास्क में, ये होता है आपका सबनेट मास्क। उसमें 24 जो आपके होते हैं वो आपके कहलाते हैं नेटवर्क, ठीक है। और जो 8 होता है वो आपका जो लास्ट होता है वो आपका कहलाता है होस्ट, ठीक है। तो ये नेटवर्क पोर्टल कहलाता है, वो होस्ट पोर्टल कहलाता है, ये याद रखना। तो जो पहले 24 होंगे तो वो आपके यानी कि ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो ये आपके 255 200 ये तीनों सेम सेम क्या होंगे आपके नेटवर्क कहलाएंगे, ठीक है, नेटवर्क होस्ट। और ये क्या नेटवर्क कहलाएंगे, और जो ये होगा आपका होस्ट कहलाएगा। क्लियर है। तो ये होता है सबनेट मास्क, ठीक है। डिफॉल्ट सी में सबनेट मास्क, ये IPv4 का पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी मुख्यतः किस तकनीक पर आधारित मानी जाती है। तो द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज मेनली कंसिडर्ड टू बी बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, तो 5th जनरेशन में आई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। क्लियर है, क्या होता है AI, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब है जो आपकी 1st जनरेशन में आती है, और जो ट्रांजिस्टर है आपकी 2nd जनरेशन में आती है। क्लियर है। और इंटीग्रेटेड IC इंटीग्रेटेड चिप जो होती है आपकी वो कौन से में आई थी 3rd जनरेशन में, ठीक है, 3rd जनरेशन में। और 4th में कौन सी होती है माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है। और 5th में आपका AI, ये आपकी 5th जनरेशन है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब पहले क्या होता था, आकार में ये काफी बड़े होते थे, एक कमरे जितने बड़े होते थे, काफी जगह इनके लिए चाहिए होती थी, ठीक है। आकार में ये काफी बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा पहले ये हीट देते थे। क्लियर है। इनको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनका आकार छोटा होता हुआ चलेगा, और ये क्या है बहुत तेजी से काम करने लगे, फास्ट होते हुए चले गए। फिर उसके बाद आया है अब AI का जनरेशन, ठीक है। तो AI का जो टाइम है ये क्या है कि इसकी जो सोचने और समझने की क्षमता है वो क्या है एक ह्यूमन की तरह है, ठीक है। तो इसका जो पर्पस होता है, ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि कंप्यूटर को बहुत इंटेलिजेंट बनाना, ठीक है, एडवांस बनाना, ताकि वो क्या कर सके लोगों की हेल्प कर सके। क्लियर है। अब क्या होता है जो जब से AI आया है काफी चीजें ऐसी हो गई है कि बहुत आसान हो गई है, ठीक है। पहले टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग था। अब क्या होता है कि कोई भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं तो हमें क्या होता है तुरंत इंफॉर्मेशन या आउटपुट मिल जाता है कुछ ही सेकंड में। तो AI से हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो क्या हो गई है सॉल्व हो गई है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इस जनरेशन में कंप्यूटर से ऐसे टास्क करवाने पर जोर दिया गया है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी कैपेबिलिटीज की क्या होती है जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। तो इसमें AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। 5th जनरेशन में आपका ये भी हो सकता है NLP, याद रखना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या फिर एक्सपर्ट सिस्टम या एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जैसी क्या होती है कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, माने जाते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे मालवेयर जो पीड़ित की फाइलों को एन्क्रिप्ट करके फिरौती यानी कि रेजम की मांग करता है उसे क्या कहते हैं। तो द मालवेयर दैट इनक्रिप्ट अ विक्टिम्स फाइल एंड डिमांड अ रेजम इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको जो फिरौती की मांग करता है, जो रेजम की मांग करता है वो क्या होता है रेजमवेयर कहते हैं उसको, ठीक है। तो जो रेजमवेयर होता है ये क्या होता है एक टाइप का मालवेयर होता है, क्या होता है एक टाइप का
मालवेयर होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम और फाइल को टारगेट करके यूजर्स को उसके डेटा तक पहुंचने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, वो होता है आपका रेजमवेयर। इसका जो सामान्य तरीका क्या होता है कि रेजमवेयर विक्टिम की इंपॉर्टेंट जो फाइल होती है उनको क्या कर देता है, इनक्रिप्ट करता है। क्लियर है? उनको एनक्रिप्ट करने के बाद फिर वो क्या हो जाती हैं, यूजर्स उस फाइल को क्या कर ओपन ही नहीं कर पाता है। ठीक है, इंक्रिप्शन के बाद वो ओपन नहीं हो पाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो विक्टिम से फाइल को वापस असेसिबल बनाने के लिए क्या करता है, एक रेजम की मांग करता है। ठीक है, यानी कि फिरौती की मांग करता है। जो रेजमवेयर होता है वो क्या कर सकता है, इंडिविजुअल के अलावा भी मतलब कि अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को भी क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है, जिसमें कि क्या होता है कि डेटा और ऑपरेशन प्रभावित हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? तो जो एडवेयर होता है, एडवेयर क्या होता है, ये क्या करता है, एडवेयर जो एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं वो होता है एडवेयर। ठीक है, जो विज्ञापन वगैरह आते हैं वो किस में आते हैं, एडवेयर में आते हैं। और जो स्पाईवेयर होता है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन पर नजर रखता है, निगरानी रखता है। क्लियर है? और जो फार्मवेयर होता है वो क्या होता है, एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन हेतु मुख्यतः कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। तो विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन ऑन अ वेबसाइट। तो वो कौन सा है, सिक्योर डेटा। तो आप सिक्योर से ही समझ रहे होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एस का मतलब क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्लियर है? तो जो सिक्योर होता है, ठीक है, एसटीटीपी के आज जो सिक्योर लग जाता है, एस लग जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, जो सिक्योर फॉर्म होता है जिसका उपयोग वेबसाइट के सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए, एक सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। क्लियर है ना? तो वो होता है आपका एस का मतलब हो जाता है। तो इसमें बात करें कि जो HTTPS होता है इसमें TLS का, TLS क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट करने के लिए। किसको, कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है HTTPS में। क्लियर है ना? तो जब यूजर्स किसी वेबसाइट पर लॉगिंग, पासवर्ड या ऐसी डिटेल या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजता है, ठीक है, तो HTTPS होता है वो उस नेटवर्क को सुरक्षित तरीके से क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। ये क्या हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वेब कम्युनिकेशन के लिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर, ये मेल भेजने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से इनकी वो याद कर लेना फुल फॉर्म। ठीक है, बात करें कि जो जीपीयू होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म मुख्यतः किस प्रकार के कार्यों में सीपीयू से बेहतर प्रदर्शन करता है। तो जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मेनली आउट परफॉर्म सीपीयू इन विच टाइप ऑफ टास्क। तो क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जो जीपीयू होता है, ठीक है, जो जीपीयू का फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्लियर है? तो इसे मूल रूप से ग्राफिक्स और इमेज रिलेटेड कैलकुलेशन, क्या है, रिलेटेड कैलकुलेशन को एफिशिएंसी प्रोसेस करने के लिए डेवलप किया गया है। क्लियर है? तो जो जीपीयू में सबसे बड़ी संख्या में प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि कोर्स होते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में क्या होते हैं, कोर्स होते हैं। तो इसीलिए एक ही समय में क्या है, बहुत सारे सिमिलर कैलकुलेशन क्या है, किए जा सकते हैं इसके अंदर। तो इसी कैपेबिलिटी को क्या कहा जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसमें क्या है, बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे कैलकुलेशन में बांटकर साइमल्टेनियसली प्रोसेस किया जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीपीएल, जीएनयू जनरल
पब्लिक लाइसेंस मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जीपीएल है वो इज मेनली रिलेटेड टू व्हाट, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर। जो जीपीएल होता है ये क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस से क्या होता है? संबंधित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जीपीएल का जो संबंध होता है वो रिलेटेड होता है, किससे होता है? एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से होता है, ठीक है। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से होता है ये, ठीक है। तो इसका जो पर्पस होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि यूजर्स को सॉफ्टवेयर के उपयोग और सोर्स कोड के साथ कुछ क्या होते हैं कि फ्रीडम प्रदान करना, ठीक है। इसके लिए इसका यूज किया जाता है ताकि जो लाइसेंस की कंडीशन के अनुसार ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो मॉडिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन पर जो जीपीएल की कंडीशंस होती हैं वो भी क्या हो सकती हैं? लागू हो सकती हैं। इसीलिए जो जीपीएल होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क को रैम की तरह प्रयोग कर सीमित रैम की समस्या हल करना, ठीक है। इसमें जो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है। क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, स्टोरेज का कुछ ही हिस्सा रैम के विस्तार की तरह क्या होता है? उपयोग किया जाता है। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कम फिजिकल रैम होने पर भी बड़े प्रोग्राम को रन करने में क्या होती है? मदद मिलती है, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी फिजिकल रैम की तुलना में क्या होती है? फिजिकल रैम की तुलना में ये बहुत धीमी होती है, क्योंकि जो स्टोरेज डिवाइसेस की स्पीड क्या है? रैम से कम होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन में लेन देन की सत्यापित करने के लिए पारंपरिक प्रक्रिया जैसे बिटकॉइन में क्या कहलाती है? द ट्रेडिशनल प्रोसेस यूज्ड टू वैलिडेट ट्रांजैक्शन इन ब्लॉकचेन एज इन बिटकॉइन इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाता है? प्रूफ ऑफ वर्क। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। तो जो प्रूफ ऑफ वर्क होता है ये क्या होता है? कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? ठीक है ना। एक होता है ये कंसेंसस मैकेनिज्म होता है। तो जो बिटकॉइन नेटवर्क होता है इसमें क्या होता है, तो जो बिटकॉइन नेटवर्क में, ठीक है, बिटकॉइन नेटवर्क में ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने और ब्लॉक्स जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और किसका? ब्लॉक्स जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें माइनर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, ठीक है। तो जो सफल माइनर होता है उसको ब्लॉक को ब्लॉक चेन में जोड़ने का क्या मिलता है? एक अवसर मिलता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना सुरक्षा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रबंधन हेतु कौन सा अंतरराष्ट्रीय मानक प्रयोग होता है? तो विच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट? तो कौन सा मैनेजमेंट यूज होता है? तो वो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आईएसओ। तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित एक ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्लियर? इसका जो पर्पस है वो क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना, ठीक है, एक तरीके से क्या है? मैनेज करना, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क की पहचान और मैनेजमेंट क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिस को स्थापित करने के लिए और सुधारने के लिए ये कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार एक्ट भारत में किस वर्ष पारित हुआ? तो वो किस वर्ष पारित हुआ था आधार एक्ट? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2016।
2016 में। ठीक है, कब हुआ था आधार एक्ट? 2016 में ये पारित हुआ था। इसका जो पूरा नाम है, आधार का जो पूरा नाम है, फुल नेम क्या हो जाएगा? आधार, तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा? टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड ठीक है, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना? तो 2016 में ये क्या है? पारित हुआ था। आधार से संबंधित इसमें जो लीगल फ्रेमवर्क होते हैं वो इसी एक्ट के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। क्लियर है ना? तो आधार एक क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा जागरूकता और मुफ्त एंटीवायरस टूल हेतु भारत सरकार का पोर्टल कौन सा है? तो विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल फॉर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड फ्री एंटीवायरस टूल? तो वो कौन सा है फ्री एंटीवायरस टूल? के ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साइबर स्वच्छता केंद्र, क्या आंसर हो जाएगा? स्वच्छता केंद्र ये क्या है? भारत सरकार से संबंधित एक साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव पोर्टल है। क्लियर है? क्या है? एक इनिशिएटिव पोर्टल है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि सिटीजन्स को साइबर सिक्योरिटी के प्रति क्या करना? जागरूक करना। ठीक है, किसके तरफ जागरूक करना? साइबर सिक्योरिटी की प्रति जागरूक करना। तो ये यूजर्स को जो बहुत सारे सिक्योरिटी रिलेटेड टूल्स होते हैं और इंफॉर्मेशन होते हैं उनसे उपलब्ध कराने से क्या है? ये जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कोविड टीकाकरण हेतु प्रयोग किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा था? तो विच डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज यूज्ड फॉर कोविड वैक्सीनेशन इन इंडिया? तो वो कौन सा था? ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कोविन। अब ये क्या है? कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। क्या है? ठीक है ना? एक इंटेलिजेंस नेटवर्क। भारत में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोसेस को डिजिटल रूप से क्या है? मैनेज करने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की आईटी सेवाओं और नेटवर्क का प्रबंधन करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो विच इज द प्राइमरी बॉडी दैट मैनेज आईटी सर्विसेज एंड नेटवर्क्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो वो कौन सी हो जाती है? तो वो हो जाती है एनआईसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको एक बार जरूर कर लेना। तो ये भारत सरकार के लिए एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। क्या है ये? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस सपोर्ट क्या करता है? ये प्रदान कराता है। ठीक है, प्रदान करता है। तो इसमें क्या होता है, जो एनआईसी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल सर्विस से ये क्या करता है? एक जुड़ा कार्य मतलब काम करता है। क्लियर है ना? तो ये जो गवर्नमेंट नेटवर्क और डिजिटल सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए क्या करता है? सपोर्ट करता है, भूमिका निभाता है। तो उसी को हम कहते हैं एनआईसी। क्लियर है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। आज हमने कर लिए हैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।